बाद आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। दतिया उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो किया, शायद ही बीजेपी में पहले कभी ऐसा देखने को मिला हो। पत्थरबाजी हुई, सड़क जाम की गई। इतना ही नहीं, नरोत्तम के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर ही कब्जा कर लिया। नरोत्तम के समर्थक उनका टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन कल शाम तक नरोत्तम मिश्रा के सुर बदल गए। नरोत्तम ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की, साथ ही एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मिले। बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक है, दतिया उपचुनाव जीतना मकसद है, समर्थकों में कोई नाराजगी नहीं है और मैं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी शामिल होऊंगा। दतिया से नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक पार्टी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को दतिया से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी का फायदा उठाने की कोशिश में भी है। सबसे पहले मोहन यादव से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ जो है बातचीत हुई है आपकी, जो है बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे, आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे फिर? परसों। अब मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी वोटों से जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बवाल हो गया, पत्थरबाजी हो गई, सड़क जाम हो गई, बीजेपी दफ्तर पर कब्जा कर लिया और अब नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है और हमारा मकसद दतिया का चुनाव जीतना है। तो क्या ये माना जाए संगीत रागी जी कि मना लिया गया है अब नरोत्तम मिश्रा को पूरी तरीके से, सब ठीक हो गया है? मना लिया गया है या वो मान गए हैं? देखिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प एक ही था कि वो पार्टी छोड़ करके बाहर कर देते या पार्टी उनको बाहर कर देती। एक बार जब संगठन के अंदर निर्णय ले लिया जाता है तो सामान्यतया अब कहेंगे कि लोग बांकीपुर में भी तो आपने चेंज किया, तो बांकीपुर एक अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर आए तो वहाँ पर तो प्रशांत किशोर के सामने जो है एक थोड़ा मजबूत कैंडिडेट देने की बात आई। ये हुआ कि भाई प्रशांत किशोर किसी भी तरीके से इस बात का फ़ायदा न उठा पाए कि जो वर्तमान कैंडिडेट हैं उनके पिताजी जो हैं वो चारा घोटाले में शामिल हैं और कन्विक्टेड रहे हैं। तो सामान्यतः बीजेपी में एक बार निर्णय हो जाने पर होता नहीं है, और ये तो ऐसे भी हाई प्रोफाइल नेता थे। तो पार्टी ने जब निर्णय लिया होगा, और ये चुनाव प्रचार की तरफ लगभग 1 महीने से काम कर रहे थे, ये मतलब ये मान करके चल रहे थे कि टिकट इन्हीं को मिलने जा रहा है। हालांकि वो पिछली बार हारे थे, इसके बावजूद भी तो एक स्टोरी ये चल रही है कि जो इंटरनल सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं है, नरोत्तम मिश्रा तीसरे चौथे नंबर पर ही आ रहे हैं। अब ये कारण है या ये ऑफिशियल कारण हो सकता है और अनऑफिशियल कारण कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि नेताओं में ये भी तो होता है कि हम एक दूसरे को निपटाएं। तो क्या मोहन यादव इनको निपटाना चाहते थे या कोई और अध्यक्ष में पार्टी का कोई और गुट था जो इनको निपटाना चाहता था, ताकि ये दतिया से चुनाव जीत करके नहीं, क्योंकि चुनाव जीत करके आते तो ये मंत्रिमंडल में भी इनका एक दावा बनता और हो सकता है कि मोहन यादव इनको नहीं पसंद करते हों, तो कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन ये बात तो सही है कि एक लक्ष्मण रेखा थी, उसको न ये पार करना चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि जो कार्यकर्ता इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर आ गए हैं वो बड़ी एक
खराब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहीं होता नहीं है इस प्रकार, हमने चीजें देखी नहीं है। थोड़ा चुनाव के माहौल में, लोकसभा के चुनाव के माहौल में या विधानसभा चुनाव के समय हम देखे हैं पार्टी दफ्तर पर जो है टिकट न मिलने पर हंगामा कर देना, ये कर देना, थोड़ी बहुत चलती है, वो 1-2 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इतने घंटे तक, 4-4, 6-6 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर देना, इसके बाद थाने पर अटैक कर देना, पुलिस वालों से झड़प कर देना, पत्थरबाजी करना, जो है वो दफ्तर ही कब्जा कर लेना, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर पर कब्जा कर लेना, ये असामान्य स्थिति थी। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के लिए था कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती। उससे बेहतर था कि वो मिल लिए और मुलाकात के बाद जो है वो तय कर लिया कि जो पार्टी का कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है, उसी के साथ कल तो मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आज दिल्ली भी आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। अब दिल्ली में आकर जब मुलाकात उनकी होगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उनको क्या मैसेजिंग की जाएगी, नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या होगा, इस पर तो नजर बनी हुई है। लेकिन एक सवाल नरोत्तम मिश्रा को लेकर हर्षवर्धन जी ये भी है, उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? वो पहले से तैयारी कर रहे थे, 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, दतिया पर वो अपना हक समझते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते आए हैं, पिछली बार हालांकि हार गए थे। उनके साथ ऐसा हुआ क्यों कि उनके समर्थक भी फिर बाद में सड़कों पर आए और इस तरीके से बवाल हुआ कि पार्टी की भी किरकिरी हो गई? नहीं, देखिए प्राची, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा उन स्थितियों को नहीं जानते रहे होंगे और पार्टी के भीतर जो कुछ भी हुआ, कहा जा रहा है कि सरकार, संघ, संगठन सब उनसे नाराज थे। लेकिन सवाल तो दूसरा है ना, नरोत्तम मिश्रा क्या जो पिछली बार हार गया सिर्फ वही नेता है? नरोत्तम मिश्रा तो 6 बार के विधायक है ना। नरोत्तम मिश्रा कोई छोटे नेता तो है नहीं। और अचानक ये लगने लगा कि वो नहीं करेंगे तो पार्टी ने क्या, किसी ने उनसे नहीं बताया? और किसी को तो छोड़िए, इसका मतलब जिलाध्यक्ष को भी नहीं पता था कि टिकट किसको मिलने जा रहा है। ये भी तो मूल प्रश्न है ना। तो क्या पार्टी में कोई ऐसे निर्णय ले लेगा और पार्टी में नीचे सब मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? नरोत्तम मिश्रा मान गए, उनको मना लिया गया, चाहे जो शब्दावली इस्तेमाल करें, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने यह दिखा दिया है, या कहें कि उनके टिकट कटने से उनके समर्थकों ने यह दिखा दिया है कि यह नहीं हो सकता है कि आप कोई भी निर्णय ऊपर बैठ कर लेते रहे और उसको चुपचाप लोग स्वीकार करते रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी की पूरी यूनिट, मुझे तो नहीं ध्यान में आता है कभी किसी ने इस्तीफा दिया हो। और जो हंगामा हुआ है, जिस तरह का बवाल मचा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। उसके बाद क्या आपको लगता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो जाती या जिलाध्यक्ष निकाल दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी अभी रेस में भी होती, गायब हो जाते वहां से? इसका सीधा सा मतलब था। और अभी जब नरोत्तम मिश्रा लड़े, साथ में आ भी गए हैं, तो भी चुनाव अब क्या भारतीय जनता पार्टी को उतना आसान रह जाएगा? अब तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे ऊपर है, क्या निर्णय की प्रक्रिया सामूहिकता में नहीं हो रही है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या निर्णय थोप दिया जाएगा, उसको स्वीकार कर लेना, यह लगातार चलता रहेगा? तो इसका जवाब इस पूरे प्रकरण में आ गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अब जब इतना बवाल हुआ, इतनी नाराजगी देखने को मिली समीर जी, एक मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह कहना कि हम दतिया जीतेंगे, हम नामांकन में भी जाएंगे, ऐसा क्या समझाया गया होगा नरोत्तम मिश्रा को? क्या नरोत्तम मिश्रा को मनाना इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के सामने है, इतने बवाल के बाद, इतने इस्तीफों के बाद? लेकिन नरोत्तम मिश्रा के पास कोई विकल्प नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि या तो वो पार्टी से विद्रोह करे, निर्दलीय चुनाव लड़े, या कांग्रेस में चले जाए। इससे अलावा उनके पास कांग्रेस में वो जा नहीं सकते थे। निर्दलीय चुनाव लड़के उनको मालूम था कि कोई बहुत ज़्यादा मिलना नहीं और पार्टी से अगर बगावत करेंगे उसका लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने अभी अपमान का घूंट जिसे कहते हैं ना, वो पी के पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन पार्टी ने इस एक टिकट से पूरे प्रदेश के दिग्गज नेताओं को संदेश दे दिया है। फिर वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, जितने प्रदेश के दिग्गज नेता, उनको बता दिया कि भाई अभी हमने टिकट काटा है नरोत्तम मिश्रा का, 2 साल बाद 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे, तब आपको भी घर बैठना पड़ेगा। यह तय है कि अब पार्टी उस दिशा की ओर बढ़ रही है। जो स्थापित और जो बड़े नेता प्रदेश के माने जाते थे, अब उनको सक्रिय राजनीति से दूर करने का पार्टी ने फैसला किया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट करके पार्टी ने बता दिया है कि अब पार्टी युवा नेतृत्व में युवा टीम बनेगी। अब बड़े लोगों को मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अब 3000 लोगों ने वहां बवाल किया, पूरी प्रदेश पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, दतिया के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, एसपी घायल हो गया, कलेक्टर पे पथरा हुआ, टीआई का हाथ टूट गया और किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। वहां पर टीआई से पूछा किसने हाथ तोड़ा तो बोले पता नहीं, अज्ञात भीड़ थी।
अब ऐसी स्थिति वहां पर है कि कार्यकर्ताओं ने मारा तो कोई कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये बड़ा संकट पार्टी के अंदर है, लेकिन कांग्रेस ने जिस घनश्याम सिंह को टिकट दिया है, बहुत अच्छा टिकट दिया। दतिया राजघराने से आते हैं, 93 और 2003 में दतिया से रहे, उसके बाद वो सेवड़ा से 2018 में विधायक रहे। पिछला चुनाव वो सेवड़ा से हार गए थे। बहुत जमीनी नेता है कांग्रेस के, बहुत मिलनसार आदमी है, घर घर के उनकी पहचान है। आशुतोष तिवारी कोई दतिया से नहीं आते, वो बाहर से थोपे हुए, उनका वहां जनसंपर्क है ना आधार है। तो अब वहां की जनता के आशुतोष तिवारी को स्वीकार करेगी, बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने। कहा जा रहा है कि ज्योतिराज सिंधिया को दतिया की जिम्मेदारी दे दी गई है कि चुनाव प्रभारी उनको बनाया कि आपको चुनाव जितवाना है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने उम्मीदवार को जितानी। अब दोनों तरफ है, नरोत्तम मिश्रा की परेशानी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है तो ठीकरा नरोत्तम मिश्रा पे फूटेगा कि नरोत्तम मिश्रा ने हरवाया। अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है तो मोहन यादव के कार्यशैली पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को क्रेडिट मिलेगा और वो सीट हमेशा के लिए नरोत्तम मिश्रा के हाथ से निकल जाएगी, आशुतोष तिवारी। तो नुकसान नरोत्तम मिश्रा का हुआ, लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा ने किया, मतलब उन्होंने किया, मतलब उनके समर्थन पे या उनके मौन समर्थन पे उनके लोगों ने जो दतिया के अंदर उत्पाद मचाया, पूरे देश में जिस तरह का संदेश गया है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे स्वीकार नहीं करेगा, इसे गंभीरता से लेगा। और मुझे लगता है कि अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली उनको बनाने के लिए नहीं बुलाया गया है, दिल्ली उनको समझाने के लिए बुलाया गया है कि भाई ये जो किया है यह पार्टी के कल्चर नहीं, और आप तो पुराने नेता हो, भविष्य आपके लिए नुकसान होगा। तो मुझे लग रहा है कि उनको सीधे से समझाने के लिए बुलाया गया है। जो समझाना था उनको, वो प्रदेश के नेताओं में मुख्यमंत्री थे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष में अहमद खंडेलवाल थे और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल थे। उन लोगों की बैठक में समझा दिया गया। अब नरोत्तम मिश्रा इस राजनीति में कैसे वापसी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या पार्टी इनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टीम में लेकर आती है, नितिन नवीन की टीम बन रही है, उसमें कोई जिम्मेदारी महासचिव बनाकर या कोई बड़ा पद लेकर आती है, या पार्टी इनको कहती है कि आप प्रदेश में रहिए, देखने वाली बात होगी पार्टी इसमें कैसा रिएक्ट करती है। अभी तो भाई मुश्किलें हैं उनके सामने, अब तो वो एक एक करके अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं और बवाल ना करने के लिए कह रहे हैं कि बवाल मत करिए, शांति से रहिए, सब कुछ ठीक है, हम लोग दतिया जीतेंगे। ये नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या अब सब शांति है विजय त्रिवेदी जी, या आगे अभी ड्रामा और बाकी है? देखिए, समीर जी ने जिस तरह से समझाई बात, और बहुत ठीक से बात उन्होंने कहा कि पार्टी ने, जो दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, आला कमान जिसे आप कहते हैं, सेंट्रल लीडरशिप ने नरोत्तम मिश्रा के बहाने और जो बड़े लीडर हैं उनको भी मैसेज दे दिया है। ये बात 100% ठीक है, लेकिन ये बात 50% है। नरोत्तम मिश्रा ने भी और उनके समर्थकों ने भी दिल्ली के लोगों को ये मैसेज दे दिया कि ऐसे नहीं चलेगा, मतलब हम आपकी हर बात को हमेशा स्वीकार करेंगे चुपचाप, ये नहीं होगा। इसको, ये मैसेज को भी आप थोड़ा सा सिमर कर लें, ये एक मैसेज है। वैसे ऐसा होना ही था। क्या नरोत्तम मिश्रा उस समय बोले थे जब शिवराज सिंह को हटाया गया था, मोहन यादव को बनाया गया, तो क्या फैसला वो विधायकों का था? नहीं था। तो ऐसा तो होता ही है। इसीलिए कहा जाता है कि पड़ोसी के घर आग लगे तो थोड़ा उस समय बोल देना चाहिए, क्योंकि वो घर की तपन आप तक पहुंचती है। तो दोनों तरफ का मैसेज है। पार्टी ने बड़े सब लीडर्स को मैसेज दे दिया, विजय वर्गीय जी को, प्रहलाद पटेल को, कि भाई इस तरह से नहीं होगा। और नरोत्तम जी के पास बहुत स्कोप नहीं था, स्पेस नहीं था कि वो पार्टी छोड़कर कहीं जाएं और दूसरी पार्टी बनाएं या निर्दलीय लड़ें। उससे बेहतर है कि थोड़े दिनों में होगा। ये अभी गुस्सा दिख रहा है, 4 दिन बाद यहाँ समझा भी दिया जाएगा और उनको कह भी दिया जाएगा, देखेंगे कोई और जिम्मेदारी आपको देनी है संगठन में। ऐसा होता, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि हो जाता है, चल जाता है। फिर हो सकता है कि वो किसी नई इकाई में नई जिम्मेदारियों के साथ आप देखें नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि उनकी ताकत है, वो अच्छा मजबूत नेता माने जाते हैं वहाँ पर। जैसे वो बोलते हैं वो अलग इशू है, लेकिन उनकी ताकत है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी में। तो उनको मुझे लगता है कि समझाइश के साथ ये भी कहा जाएगा कि ठीक है, आगे आपके लिए कोई भूमिका देखी जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे अब यूसीसी की। देश के ज्यादातर स्टेट इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू करने और उसकी तैयारियों में जुटे हैं। बंगाल में शुवेंदु सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 बिल के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए 9 मेंबर की एक कमेटी गठित की है। समिति डिटेल में पूरे प्रारूप को खंगालेगी और पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद अपनी सिफारिशें स्टेट गवर्नमेंट को सौंपेगी। शुवेंदु सरकार अगस्त में विधानसभा सत्र के दौरान इस बिल को पेश करने की तैयारी में है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भी मीडिया से बात करते हुए क्लियर मैसेज दिया कि एक देश में एक ही कानून चलेगा और इसी कड़ी में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इन राज्यों में बिल ड्राफ्ट को लेकर बनी कमेटियों को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई लीड कर रही हैं। रिटायरमेंट के बाद रंजना देसाई कई अहम कमेटियों में बड़ी भूमिका अदा कर चुकी हैं। उत्तराखंड और गुजरात यूसीसी समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है और अब बाकी राज्यों में इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है।
हमारी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई का कमेटी हो गया है। कमेटी काम शुरू करेगा, आज तुरंत आ जाएगा। दूसरा प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है। ये एक ही देश है, एक ही कानून रहेगा, दो कानून नहीं रहेगा। एक मान के चलिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। एक देश एक कानून की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में यूसीसी लागू किया जा रहा है। तो क्या ये स्टेट रूल होने जा रहा है? क्या ये अलग अलग कानून नहीं होगा? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये एक तरीके से प्रयोग है और फिर पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा? हर्षवर्धन जी, कैसे समझें इसे? हर स्टेट में अगर अलग यूसीसी होगा तो एक देश एक कानून की बात कहां रह जाएगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका ये था। और अमित शाह ने इतनी स्पष्टता से इसके बारे में बता दिया था कि राज्य अपने यहाँ लागू करेंगे और फिर वो धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। मतलब इसको उन्होंने छिपाया बचाया भी नहीं था। जो सीए पर इस देश में बवाल हुआ, कह सकते हैं कि उससे सबक लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उससे सबक लिया। सीए पर अफवाह फैलाई गई और जो उस वक्त का सबसे चर्चित बयान था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो उसको लेकर बहुत बवाल हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया, सबको समझ में आ गया कि देश के मुसलमान का सीए के कानून से कोई लेना देना नहीं, देश के हिंदू का भी सीए के कानून से कोई लेना देना नहीं। बाहर से जो अल्पसंख्यक आएगा, चूंकि बगल के देश हमारे मुस्लिम देश है, तो उनको छोड़कर अब जब हम कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, तो गोवा में था, कोई विवाद नहीं था, चूंकि पहले से ही था और वो चलता आ रहा था, तो किसी को नहीं समझ में आया कि इसको हम कैसे कम्युनल कलर दें। उसके बाद उत्तराखंड और दूसरे राज्यों ने, उत्तराखंड ने शुरुआत की, छोटा राज्य था, वहां मजे से लागू हो गया। अब दूसरे राज्य भी उसे लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोटा मोटा इसमें एक चीज और है जो देखनी चाहिए। लगभग सब जगह का समान नागरिक संहिता का कानून एक ही है। मतलब उसका कॉमा फुल स्टॉप बदल देना, कहीं पे मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी होगा, कहीं भूपेंद्र पटेल होगा, ऐसे ही तो होगा, और कुछ नहीं बदला है। तो समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक होगी, राज्यों से गुजरती हुई उसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। और किसी एक दिन आप देखेंगे कि अमित शाह जैसे 370 वाली फाइल लेके गए थे ना, ऐसी ही फाइल लेके पहुंचेंगे और एक ही दिन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत होगा और ये पूरे देश का कानून बन जाएगा। और मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर है। सबसे जरूरी है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो भारत के हर व्यक्ति के लिए, जो संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, हम भारत के लोग के लिए एक ही कानून हो, अलग अलग कानून नहीं। बंगाल में नई सरकार है और नई सरकार की तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है यूसीसी को लेकर। संगीत रागी जी, आसान होगा शुभेंदु को ये लागू करना कानून प्रदेश में? बिल्कुल आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं हुई। देखिए, अभी तक जो यूसीसी का विरोध जिन लोगों ने किया है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने किया। उनका तर्क क्या रहा है? उनका तर्क हमेशा ये रहा है कि आप मुसलमानों से बात करके ये लागू करें, यानी कि जब तक एक राय नहीं बन जाती पूरे देश में तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब 70 साल में तो हम लोगों ने प्रयोग करके देख लिया, कोई एक राय नहीं बनी। डिस्कशन, डिबेट, सब चीज़ हो चुका देश भर में, कहीं एक राय बनती हुई नज़र नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 9 दफ़ा ये कहा कि भाई देश में एक ही कानून होना चाहिए। जब क्रिमिनल मैटर में एक ही कानून है तो सिविल मैटर में भी एक ही कानून होना चाहिए। जब क्रिमिनल मैटर में कोई धर्म खतरे में नहीं आता है तो सिविल मैटर में भी खतरे में नहीं आएगा। तो जो भी विरोध है वो राजनीतिक विरोध है। अब यूसीसी को एक बार यदि केंद्र सरकार यदि लागू करती तो मुझे पता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा व्यापक विरोध होता। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है, इसको हम पीस मिल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि भाई पहले धीरे धीरे करके जरा देखो जमीन। तो पहले जो है वो गोवा के अनुसरण करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने किया, फिर ये गुजरात चला गया, अब ये महाराष्ट्र जा रहा है, बाकी राजस्थान की तरफ है, मध्य प्रदेश भी कानून ला रहा है। तो धीरे धीरे जब ऐसे कानून आ जाएंगे और उस पर कोई बवाल नहीं मचेगा, तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को भी कहने के लिए होगा कि जब इतने सारे राज्यों में हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है,
इतने सारे राज्यों के मुसलमानों को कोई इस्लाम खतरे में नजर नहीं आ रहा है इसमें, तो बाकी लोगों को क्यों खतरे में आना चाहिए। इसलिए देश में, और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको हर जगह इनसे बाहर रखा गया है, मुक्त रखा गया, इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये सिंपल एक तरीका विजय त्रिवेदी जी समझ में आ रहा है। फिर ये माना जाए कि स्टेट से होते होते या स्टेट रूट फॉलो करते करते देश में भी इसको लागू करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। ऐसा तो लगता ही है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। और मुझे लगता है रास्ता भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हों, तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी होना ही चाहिए देश भर में। किसी भी देश के लिए एक तरह के यूनिफॉर्म कोड हो, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन जो अभी यूसीसी बन रहा है वो हर स्टेट का भी यूनिफॉर्म नहीं है ना, हर स्टेट का अलग अलग यूसीसी है। इसलिए ये मत समझिए कि एक देश एक चुनाव, और एक राज्य का एक यूसीसी है। दूसरा जो एक कॉम्प्लिकेशन जो आ रहा है अभी, यदि इसको जब नेशनल लेवल पर लाएंगे तब ज़्यादा कन्फ्रेंटेशन होगा कि जो बीएनसी है, भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस जो है, उसमें और यूसीसी में कंट्राडिक्शन हो रहा है। उत्तराखंड के कुछ जो यूसीसी के लॉ हैं वो एक तरह की सज़ा देते हैं बीएनएस में, गुजरात के दूसरे तरीके से देते हैं, असम के तीसरे तरीके से देते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है। तो जब आप नेशनल लेवल पर उसे लागू करेंगे तो वो अलग होगा। और फिर इसको ऐसा देखिए, अभी तो ये आए नहीं है ना लीगल मामले में, लीगल आएगा तो मान लीजिए उत्तराखंड की लड़की ने गुजरात के लड़के के साथ शादी की, दोनों जगह यूसीसी लागू है, लेकिन दोनों जगह के यूसीसी का बीएनएस के साथ अलग अलग कन्फ्रंटेशन है। तो वहाँ पर वो कौन सा कानून लागू होगा, गुजरात के यूसीसी को वो लागू करेंगे, उत्तराखंड के लागू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल मैं मानता हूं कि यूसीसी हो, और भारत सरकार अब जब इतने सारे फैसले हिम्मत वाले कर रहे हैं तो इस पर भी कर लें। ये वाटर टेस्टिंग के तौर पर मैं तो इसको वाटर टेस्टिंग ही मानता हूं कि सरकार ने वाटर टेस्टिंग की है कि ठीक है, और मोटे तौर पे कोई विरोध नहीं हुआ है। तो यदि अब वो देश भर में भी एक कानून ले आएँ और सबको मिलाकर एक बना दें, क्योंकि वो कंकरेंट लिस्ट में है इसलिए स्टेट्स अपना काम कर रही हैं, उसको ठीक है, लेकिन एक नेशनल लेवल पर लाकर भी इस पर काम किया जाना चाहिए। और एक फ्रेमवर्क तो बनी गया आपके पास मोटे तौर पे, तो जो अलग अलग कंट्राडिक्शंस हैं उनको खत्म करके इस पर काम किया जाए।